हेलो एवरीवन। हम मध्यकाल की पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। मध्यकाल में जो तीन प्रमुख आक्रमणकारी थे, विदेशी आक्रमणकारी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। तो उसमें से मोहम्मद बिन कासिम जो था सबसे प्रारंभिक था। उसका उद्देश्य जो है नवनिर्मित इस्लाम धर्म का प्रचार करना था और इस साम्राज्य का विस्तार करना था। लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं था कि ये भारत में आकर सत्ता स्थापित करे। इसके बाद जो महमूद गजनवी होता है, उसका भी उद्देश्य जो है सिर्फ धन लूटना था और मध्य एशिया में एक अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। यहाँ भारत में उसकी स्थापना का कोई उद्देश्य इसका भी नहीं था। इसके बाद मोहम्मद गौरी आता है। तो मोहम्मद गौरी का जो था उद्देश्य यही था कि यहाँ पर एक बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित करना और फिर धीरे धीरे वो यहाँ सत्ता स्थापित करता गया और छोटे बड़े सभी प्रांतों को हराते हुए, पराजित करते हुए यहाँ पर अपना एक प्रबंधक छोड़ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद आगे चल के फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक ममलूक वंश यानी गुलाम वंश की स्थापना करता है और फिर वहाँ पे उसका, तो वो हम अभी देखते हैं। लेकिन इससे पहले बता दूं कि मोहम्मद गौरी जो था, उसकी विस्तारवादी नीतियों में उसके तीन प्रमुख जो सरदार थे, ताजुद्दीन यल्दौज और नसीरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये जो तीनों थे, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद तीनों में एक संघर्ष होता है सत्ता के लिए। तो गजनी का जो सिंहासन था उसके लिए संघर्ष होता है। तो उसमें जो है यल्दौज अंत में गजनी के सिंहासन को प्राप्त करता है, गजनी पे सत्तारूढ़ होता है और नसीरुद्दीन कुबाचा को मुल्तान मिलता है, मुल्तान के आसपास का एरिया वो कंट्रोल करता है। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक चूँकि प्रबंधक यहाँ का बनाया गया था, इस हिंदुस्तानी एरिया का, तो ये यहाँ पर शासन करता है। यहाँ पर आके फिर ये अपनी राजधानी लाहौर को बनाता है और यहीं से फिर हम दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ देखते हैं। दिल्ली सल्तनत जो है वो 5 प्रमुख वंशों को मिला के एक कालखंड को पूरा कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। इसका जो प्रारंभ, इसकी जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से यानी आपकी गुलाम वंश यानी ममलूक वंश से होती है और फिर उसके बाद जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ये पांचों, फिर अंत में फिर मुग़ल इनसे सत्ता छीन लेते हैं। तो हम इनमें से जो पांचों के नाम हैं वो बता देता हूँ। पहला गुलाम वंश था, फिर खिलजी आते हैं, फिर तुगलक और सैयद और फिर लोदी। तो इन पांचों वंशों के बारे में सिलसिलेवार से हम अध्ययन करेंगे और इसमें से पहला जो है गुलाम वंश के बारे में देखते हैं। तो इस गुलाम वंश को हम गुलाम वंश क्यों कह रहे हैं? जो पहला स्थापित करने वाला जो आदमी था यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, वो खुद एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का। इसकी भी एक स्टोरी है कि ये बड़े अर्ली पीरियड में जब यंग था तभी ये बेच दिया गया था और पहले के टाइम पे उधर गुलामों की ख़रीद फ़रोख्त होती थी और उसमें जो है ये एक नैशापुर की वहाँ पे बाज़ार में लाया गया था। वहाँ पे इसको एक काजी ने ख़रीदा था और फिर उसने उसको कई प्रकार की शिक्षाएं दी, धनुर्विद्या सिखाई, तलवारबाजी और फिर कुरान पढ़ना भी इसको सिखाया। इसलिए कुरान ख्वां भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका मतलब होता है कुरान पढ़ने वाला। तो ये कई तरह की विद्याओं में निपुण हुआ। फिर आगे चल के इसको गजनी के बाज़ार में बेचा गया। गजनी के बाज़ार में इसको मोहम्मद गौरी ने ख़रीदा और उसके बाद इसकी लाइफ में चेंजेस आए। फिर ये पॉजिटिव चेंजेस इसको आगे चल के एक दिल्ली सल्तनत स्थापित करने में इसको मदद करते हैं। तो कैसे हम इसको गुलाम वंश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका पहला शासक, इनफैक्ट इस पूरे जो गुलाम वंश है इसमें 9 शासक हुए हैं, 9-10 कुछ भेद ऐसे हैं। तो इन 9 में से सिर्फ 3 ही थे जो गुलाम थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक,
फिर इल्तुतमिश और फिर बलबन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का ग़ुलाम था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का ग़ुलाम था और बलबन जो है इल्तुतमिश का ग़ुलाम। तो इस तरह से ये 3 ही ग़ुलाम थे। लेकिन ये अर्ली पीरियड में अपने शुरुआती दौर में ग़ुलाम थे। कालांतर में चल के इनके स्वामियों ने इन्हें दास्ता से मुक्त करा दिया, यानी ये दास पहले थे, बाद में ये मुक्त हो गए थे। तो इनको इसलिए ग़ुलाम वंश कहना भी एक तरह से उचित नहीं होगा। ममलूक कहना एक तरह से ठीक समझा जाता है और एक इल्बरी कहना भी ठीक, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर जो लोग थे वो इल्बरी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के लगभग सभी इल्बरी थे। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा मतभेद है, क्योंकि वो अपने आप को इल्बरी मानता था, लेकिन उसके जो दरबारी थे वो उसको नहीं मानते थे इल्बरी तुर्क। तो तुर्कों में ये सभी जो थे, इनमें अब आप इसको ममलूक वंश कह सकते हैं या इल्बरी वंश। हालांकि अलग अलग किताबों में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। चूँकि हम इसको अभी के लिए ममलूक मान लेते हैं, तो इस ममलूक वंश में जो सबसे पहला जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी हम छोटी सी डिटेल दे चुके हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसने अपनी सत्ता को स्थापित किया और जितना विजित क्षेत्र था मोहम्मद गौरी का उसको बरकरार रखा। और इसने जो है 1206 में जो है अपनी लाहौर को राजधानी बनाया और फिर उसके बाद वहाँ से ये सुल्तान बनता है और ये अपने आप को सिपह सलार कहता है। और इसने कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी योगदान दिया। स्थापत्य कला में इसका बड़ा योगदान है। इसने 2 मस्जिदें बनवाई और एक कुतुब मीनार बनवाया। कुतुब मीनार का आगे चल के और विस्तार ये इल्तुतमिश इसको रिपेयर भी करवाते हैं और फिर उसके बाद उसमें 2 बिल्डिंगें और बन जाती हैं। तो इस तरह से ये एक कुतुबुद्दीन ऐबक का जो था थोड़ा सा। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया। लाख बख्श का मतलब है कि लाखों का दान करने वाला। और इसके अलावा जो इसका एक समकालीन था लक्ष्मण सेन, जो बंगाल का शासक था, वो भी अपनी उदारता के लिए काफ़ी विख्यात था उस ज़माने में। और ये इसके अलावा इसे कुरान ख्वां भी कहा गया। कुरान ख्वां का मतलब होता है कि कुरान को पढ़ने वाला। ये बड़े मीठे और अच्छे स्वर में कुरान का पाठ करता था, इसलिए इसको कुरान ख्वां कहा गया। इसके स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 प्रमुख मस्जिदें बनवाई। कुव्वतुल इस्लाम जो उसकी पहली भारत में पहली इस्लामी पद्धति से जो बनाई गई मस्जिद थी, कुव्वतुल इस्लाम। और दूसरी जो है वो 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में बनाई गई। कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में बनाई गई और ये 1195 से 1199 तक के बीच के काल में बनाई गई थी। और फिर एक और बड़ी स्थापत्य कला की जो अचीवमेंट थी वो कुतुब मीनार थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, उनकी याद में बनवाई गई थी। ये कुतुबुद्दीन ने बनवाया था। इसका कार्य प्रारंभ करवाया था। 1 मंजिल इसने बनवा दी थी। फिर बाद में इसके जो आने वाले शासक इल्तुतमिश जो था, इसी का जो उसने बनवाया जो बाकी के। तो इल्तुतमिश के काल में 4 मंजिलें थी उसमें और कुतुब मीनार में। तो इस तरह से कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। इल्तुतमिश के काल में जो 4 मंजिलें थी कुतुब मीनार में, उसमें से जो फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने में एक बिजली गिरने से 1 मंजिल उसकी ऊपर वाली टूट जाती है। तो फिर फ़िरोज़ शाह तुगलक उस एक टूटी हुई मंजिल की जगह 2 मंजिलें यानी 2 तल्ले बनवा देता है। तो कुल मिला के 5 फ्लोर हो जाते हैं उसमें, 5 मंजिली इमारत हो जाती है ये आगे चल के। इस तरह से कुतुब मीनार का छोटा सा इतिहास था। ये स्थापत्य कला की अभी भी बहुत बड़ी मिसाल है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में ये 1206 से और
मतलब 10 तक इसने सत्ता, इसने बहुत अल्पकालीन यानी बहुत छोटे समय के लिए इसने राज किया, लेकिन बड़े अचीवमेंट्स थे इसके। और पोलो खेलते हुए इसकी गिर के घोड़े के ऊपर से गिर के इसकी डेथ हो जाती है। तो इसके बाद जो है सत्ता फिर आराम शाह के हाथ में चली जाती है। इसका पुत्र था, हालांकि वो बड़ा अयोग्य था, तो इसलिए उसको अपदस्थ करने के लिए इल्तुतमिश को निमंत्रण दिया जाता है। इल्तुतमिश जो है इसी का कुतुबुद्दीन ऐबक का ग़ुलाम था पहले, फिर बाद में वो उसका दामाद भी हुआ। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से की और उसको बदायूं का गवर्नर बनाया। तो बदायूं से इसको बुलाया जाता है और फिर ये इल्तुतमिश उसकी जो फाइट होती है परास्त करता है उसको, आराम शाह को, और फिर सत्ता हथिया लेता है। और इस तरह से इल्तुतमिश वहाँ का शासक बन जाता है दिल्ली का। तो ग़ुलाम वंश का जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट एम्परर था वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश की ख्याति ये थी कि उसने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया था और कुतुब मीनार को बनवाने में भी इसने उसकी जो मरम्मत करवाई थी और उसको बनवाया था। फिर इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक बताया जाता है इस वंश का, इल्बरी वंश का, यानी ममलूक वंश का, ग़ुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। और इल्तुतमिश के बाद उसकी जो पुत्री थी रज़िया आती है, उसके पहले एक और शासक आता है, लेकिन फिर उसको अपदस्थ करके रज़िया जो है सुल्तान बनती हैं, जो पहली महिला सुल्तान थी और पहली और आखिरी मुस्लिम सुल्तान थी, महिला सुल्तान। और फिर उसके बारे में हम थोड़ा सा अभी देखते हैं। इल्तुतमिश ने तराइन के युद्ध में इसको यल्दौज को हराया, तो उससे दो फ़ायदे हुए। एक तो गज़नी पर जो प्रशासन था वो ख़त्म हो गया और गज़नी से जो कांटेक्ट था इस वंश का वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा होता है। तो यल्दौज को पराजित करके मार दिया इसने। फिर उसके बाद ये 1215-16 में करता है। फिर 1217 में यानी अगले ही वर्ष ये नसरुद्दीन कबाचा को भी पराजित कर देता है। नसरुद्दीन कबाचा को पराजित तो कर देता है, लेकिन उसकी मृत्यु 1227 में होती है। जब ये वापस जाता है उसको हराने, तो वो खुद से आत्महत्या कर लेता है, सिंधु नदी में कूद के अपनी जान दे देता है। तो इस तरह से नसरुद्दीन कबाचा और यल्दौज, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के सबसे ख़ास थे, मतलब उस टाइम पे 3 सरदार थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज और कबाचा। इन तीनों में जो सत्ता संघर्ष होता है वो मैंने बताया था, उसमें ये 2 प्रमुख थे। तो इनका सफाया होने के बाद इल्तुतमिश के पास एक बड़ा पूरा साम्राज्य था। ये बगदाद के खलीफा से इसकी मान्यता लेता है और ख़ुद को सुल्तान घोषित कर देता है इल्तुतमिश। फिर इसके बाद ये एक तरह से इसका एक छत्र राज हो जाता है। ये इल्तुतमिश ने अपने जो प्रशासन के काल है उसमें इसने 2 प्रमुख चीज़ें करवाई। एक तो इक्ता सिस्टम चालू करवाया। इक्ता का मतलब है कि जैसे सैनिक या बड़े अधिकारी, उनको वेतन यानी सैलरी देने के बजाय वो सैलरी की जगह लैंड का कोई टुकड़ा यानी ज़मीन दे देता था, और इस तरह से भूमि का एक भाग दे देता था, और ये उसका एक तरीका था। तो इसे इक्तादारी बोलते हैं। तो जो जिसको मिलता था वो इक्तेदार कहलाता था। तो इक्तेदार, तो ये इक्ता सिस्टम कहलाया, यानी सैलरी की जगह लैंड का एक प्लॉट दे देना, एक पार्ट, कोई भूमि का कोई टुकड़ा। तो ये था। और उसके अलावा इसने चांदी का टंका चलवाया, तांबे का जीतल चलवाया, और अपनी जो सिक्के थे उसमें ये अरबी लिपि में ये लिखवाता था। इस तरह के उल्लेख मिलते हैं। और इल्तुतमिश के काल में एक जो कुतुब मीनार की जो बनाने वाली बात थी वो उसको रिपेयर पूरा करवाता है। फिर 4 मंजिल तक उसके काल में बन जाती हैं इस तरह से।
और एक और इम्पोर्टेंट गुंबद बनाने का इसको पिता कहा गया है, यानी इसी के काल में गुंबदों का निर्माण जो है प्रारंभ होता है। और इसमें जो है सुल्तानगढ़ी मकबरा एक प्रमुख गुंबद था वो, यानी सुल्तानगढ़ी मकबरा इसने अपने जो ज्येष्ठ बड़ा पुत्र था उसकी डेथ हो जाती है, उसकी याद में ये बनवाता है। तो इस तरह से इल्तुतमिश का ये दौर था। इसके बाद, इसकी मृत्यु के बाद जो है ये अपनी मृत्यु से पहले रज़िया अपनी बेटी को जो अपना उत्तराधिकारी घोषित करके फिर जाता है, लेकिन जो है रज़िया को ना लेके वहाँ के जो अमीर थे, अच्छा इल्तुतमिश अमीर से याद आया कि इल्तुतमिश ने एक 40 अमीर सरदारों का एक गुट बनाया था जो काफ़ी इसकी हेल्प करते थे उसमें सल्तनत चलाने में। तो ये 40 का दल कहा जाता था इसको, और ये 40 सरदारों का एक ग्रुप था, एक दल था। तो ये 40 का दल था। इन अमीरों ने रज़िया को सुल्तान ना मानकर, चूँकि एक महिला सुल्तान बने इस पुरुष समाज में ये उनको पसंद नहीं था, इसलिए किसी एक दूसरे उसके आराम शाह को रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को बनाया गया। लेकिन फिर आगे चल के फिर रज़िया ने उसको अपदस्थ किया और फिर रज़िया सुल्ताना कहलाई वो, और उसकी फिर हम देखते हैं हिस्ट्री। रज़िया सुल्तान के सत्ता में आने के बाद उसने तुर्क जो सरदारों की शक्ति को कम करने के लिए उसने गैर तुर्की सरदारों को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। और इस तरह से एक ये भी है कि याकूत जो एक था, अबीसिया का याकूत था, उसको भी उसने एक घोड़ों का हेड बनाया, यानी अश्वशाला का जो है प्रमुख बनाया। और फिर उसको इतनी इम्पोर्टेंस देने की वजह से कई सरदार उससे नाराज़ भी थे। इसको लेकर फिर भटिंडा का जो गवर्नर था उसने अल्तुनिया उसका नाम था, अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। और उसको दबाने के लिए जब याकूत और ये गए तो उस याकूत की हत्या करती अल्तुनिया ने और रज़िया को अरेस्ट कर लिया, उसको कैद में करके फिर रखा। फिर इसके बाद आगे चल के रज़िया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और फिर कूटनीतिक षड्यंत्र हुए, राजनीतिक षड्यंत्र हुए, और उसके चलते फिर रज़िया को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस तरह से रज़िया सुल्ताना थी, इसने सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद दिल्ली का प्रशासन अच्छे ढंग से चलाने की पूरी कोशिश की। इस जो 40 का दल था इसको तोड़ने की कोशिश की, इसमें फूट डालने की कोशिश की, लेकिन ये इसका ये पहली शासक थी जिसने ऐसा प्रयास किया। आगे चल के फिर ये दल टूटता भी है। लेकिन फिर ये बताएं तो ये जो अमीरों का ये था, इसमें पूरे गुलाम वंश में ये बड़ा योगदान है कि ये अपने बल पे ये शासक चलाते थे, एक तरह से टिटुलर हेड रखते थे। तो नाम मात्र की सत्ता रहती थी शासक के हाथ में, बाकी ये खुद से संचालित सब कुछ करते थे। तो ये सामंती सरदारों का ये वो था। तो इसमें जो रज़िया सुल्ताना थी, इसकी डेथ के बाद जो है फिर सत्ता इन अमीरों ने अलग अलग शासकों को दिया और फिर वो अपने ढंग से इन्होंने चलाया। लेकिन इसके बाद जो एक प्रमुख शासक आता है वो था बलबन। बलबन जो था वो भी एक ग़ुलाम ही था। आगे चल के वो दास्ता से मुक्त होता है और फिर उसके बाद अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के बल पे वो सुल्तान बनता है। और बलबन के बारे में एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और ये सब डिटेल्स हैं जो हम देखते हैं। बलबन जो है एक इल्बरी तुर्क था और वो एक संपन्न जाति में पैदा हुआ था, लेकिन अपनी युवावस्था में ही वो मंगोलों द्वारा कैद कर दिया जाता है और फिर उसके बाद वो एक तरह से दास हो जाता है और फिर उसकी ख़रीद फ़रोख्त होती है।
एक ख्वाजा थे, उन्होंने ख्वाजा जलालुद्दीन, उन्होंने इसको ख़रीदा और फिर उसके बाद इसकी शिक्षा दीक्षा की। और फिर बाद में इल्तुतमिश इससे प्रभावित होकर इसको ख़रीद लेता है और फिर इल्तुतमिश इसको अपने चालीसा के दल में एक पोजीशन देता है। फिर आगे चल के इसका जो राजनीतिक जो काफ़ी प्रभाव बढ़ जाता है और फिर ये आने वाले शासक नसरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और फिर इस तरह से उसको सत्ता में एक सत्ता स्थापित करने में सहायता मिलती है। नसरुद्दीन का जो पूरा राजपाट था वो ये खुद ही संभालता था, वो बस एक तरह से नाम मात्र का शासक था। और फिर नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद, चूँकि नसरुद्दीन का कोई पुत्र नहीं था, तो इसलिए उसकी मृत्यु के बाद बलबन ही एक उसका उत्तराधिकारी बनता है। बलबन अपने हाथ में सत्ता लेता है और बलबन वंश चलाता है। बलबन यानी इसका गयासुद्दीन बलबन है। ये इसका बहाउद्दीन, ओरिजिनल नाम इसका बहाउद्दीन था यानी, लेकिन गयासुद्दीन बलबन के नाम से ये अपना जो है राजपाट चलाता है। इसने ईरान की जो फ़ारसी परंपरा थी, नौरोज़, ये इसने शुरू करवाया यहाँ भारत में। और जो नववर्ष होता है पारसियों का वो, और फिर पारसियों के रहन सहन, पारंपरिक तरीके उसको इसने अपनाया, अपनी सत्ता में थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन किया और उस तरह से मतलब वहाँ की चीज़ें अपनाई इसने और फिर उस तरह से चलाया। तो एक सिजदा और पैबोस ये भी इसने चालू कर। सिजदा मतलब घुटने से बैठ के फिर सर झुका के सुल्तान के आगे उसको इस तरह से करना, सम्मान देना। और एक पैबोस यानी कि पूरी तरह से पेट के बल लेट जाना और फिर उसको इस तरह से वो करना। तो ये एक तरह से विश करने का एक तरीका था जो कि एक पारसी समाज में जो होता था। ज़्यादातर इसने पारसी परंपराओं को अपनाया और फिर अपने प्रशासन में भी लागू किया। इसके अलावा इसने सत्ता हासिल करते ही पहले तो चालीसा का दल तोड़ दिया, क्योंकि ये चालीसा का दल का ही प्रमुख था पहले, लेकिन ये जानता था कि किस तरह की चालबाजियाँ होती हैं, किस तरह की कूटनीतियाँ होती हैं, तो इसलिए उसने चालीसा का दल पूरी तरह से ब्रेक कर दिया, पूरा तोड़ दिया उसको और फिर अपनी सत्ता अपने हाथ में ली। और ये इसकी थोड़ी सी डिटेल थी। लेकिन इसके बाद जो बलबन की मृत्यु के बाद बलबन के 2 पुत्र थे, उन दोनों में जो है इसने जो बड़ा पुत्र था उसको ये सत्ता देना चाहता था, उसको उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के बाद जो है इसका जो छोटा पुत्र था उसको बनाता है। तो किस तरह से कि एक जो मोहम्मद ख़ान और बुगरा ख़ान, ये 2 उसके पुत्र थे। तो जो मोहम्मद ख़ान था वो बड़ा पुत्र था। तो मोहम्मद ख़ान की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था कै खुसरो को सही मायने में सत्ता मिलनी चाहिए, लेकिन षड्यंत्रकारियों ने उसको जो है कहीं और का गवर्नर बना के भेज दिया। और फिर उसके बाद बलबन के जो दूसरा पुत्र था बुगरा ख़ान, उसके पुत्र कैकोबाद, जो कि बहुत छोटा था, माइनर था, उसको बिठा दिया सत्ता पे। और फिर इस तरह से यानी जो चालीसा का दल था अमीरों का, वो फिर से यहाँ अस्तित्व में आ गया था और उसने अपनी चालें चलना शुरू कर दी थी। और इस तरह से कूटनीतिक जो है ये होता है षड्यंत्र। और फिर उसके बाद इसको अपदस्थ करके कैकोबाद को बनाया जाता है, यानी बुगरा ख़ान के पुत्र को। और कैकोबाद का भी कुछ समय तक शासन रहता है। फिर उसके बाद इस कैकोबाद का जो पुत्र था उसको क्यूमर्स, जो बहुत ही माइनर था, उसको बनाया जाता है। और फिर अंत में उसका जो एक तरह से उसका एक संरक्षक था जिसने खिलजी वंश की स्थापना की क्यूमर्स की हत्या करके, तो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। तो उसने
फिर आगे चल के हम देखते हैं कि ये दूसरा वंश चालू हो जाता है गुलाम वंश के बाद। तो क्यूमर्स जो था वो आखिरी शासक था, लेकिन आखिरी जो सबसे प्रतापी शासक था इस वंश का वो बलबन ही था। और गुलाम वंश में इस तरह से इसका अंत होता है और फिर हम खिलजी वंश में प्रवेश करते हैं। खिलजी वंश के बारे में आप देखेंगे